वो डिवाइस एक बार दे देते। ओके, गुड इवनिंग गाइस। सो वी आर बैक अगेन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। ओके, आई होप कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो फटाफट एक बार रिप्लाई कर दीजिए। कल के लेक्चर से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल रिज्यूम फ्रॉम लास्ट लेक्चर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ओके, और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन साइन इनके क्या होते हैं? अपोजिट। इफ दिस इज पॉजिटिव फॉर सम इलेक्ट्रोड, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और वाइस वर्सा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड will be equal to the magnitude of reduction potential of the same electrode, but their sign will be opposite. Good evening guys, good evening सर। आप C4U में पढ़ाते हैं अभी भी? नहीं जी, नहीं दुबे जी। ओके, सो जरा ध्यान से देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान से देखना, समझना इस बात को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड टर्म, यानी वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन अपोजिट होंगे। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हम लेते हैं। तो ये याद रखना, कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? एक सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। सेल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? हम लोग कभी क्या करेंगे? एनोडिक कंपार्टमेंट को लेंगे और कैथोडिक कंपार्टमेंट को लेंगे। जब तक हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नहीं पता है, हम नहीं बता सकते कौन सा कंपार्टमेंट एनोड है, कौन सा कंपार्टमेंट कैथोड है। हम करते क्या हैं ऐसे सिस्टम के लिए? किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल Zn की बात कर लेता हूं। Zn के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसे कनेक्ट किसके साथ करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, SHE के साथ। स्टैंडर्ड का मतलब क्या? जहां हाइड्रोजन गैस H2 गैस का प्रेशर कितना हो? 1 atm हो। और इससे भी स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं जहां ZnSO4 जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना हो? 1 मोलर कंसंट्रेशन हो। और टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो 298 केल्विन हो या फिर 25 डिग्री सेल्सियस हो। ऐसे स्टेट में, इन कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है या पोटेंशियल की वैल्यू निकाली गई है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर जरा ध्यान से देखना यहाँ सॉल्यूशन कौन लेते हैं? HCl। इसके साथ हम क्या करेंगे? एक वोल्टमीटर को अटैच करेंगे और इसकी रीडिंग पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम मान लेते हैं क्या? कि वो इस पर्टिकुलर जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। हाइड्रोजन के पोटेंशियल को कंसीडर किया जाता है कि वो जीरो है, जीरो पोटेंशियल माना जाता है। जीरो पोटेंशियल, याद रखना कैसा पोटेंशियल माना जाता है जी? जीरो पोटेंशियल माना जाता है। जबकि इधर इस चैम्बर को बार बार बदलता रहूंगा, कभी जिंक, कभी Cu, कभी Ag, कभी Li, कभी Br, कभी I2, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को यहां पे लगाता रहूंगा और बार बार अटैच करके ये जो रीडिंग आएगी पॉजिटिव की तरफ आ रही है या नेगेटिव की तरफ आ रही है, उसी रीडिंग को हम क्या मान लेंगे? कि जो भी हमने यहां इलेक्ट्रोड यूज किया है, सेकेंड चैम्बर जो हमने यूज किया है, वही उसका
उसका क्या है, पोटेंशियल है, वही उसका क्या है, पोटेंशियल है। और इन वैल्यूज को अरेंज किया जाता है जिस सीरीज में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहा जाता है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको कहा जाता है। ये कल तक के लेक्चर की एक शॉर्ट रिकैप, एक शॉर्ट कहानी थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात मैंने क्या बताई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, बाय कंसीडरिंग दैट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE टू बी 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, पोटेंशियल वैल्यू को 0 माना जाता है। और इस रीडिंग के बेस पे जो भी रीडिंग आई है वही रीडिंग हम इनको असाइन कर देते हैं कि इनकी वैल्यू होगी। डू रिमेंबर दिस, ये जरूर से जरूर याद रखना। ऐसे सिंपल अगर आपको एक कोई कंटेनर दे दिया है, उसमें ZnSO4 डाल दिया है, उसमें Zn लगा दिया है और कहा कि इसकी निकाल के दिखाओ जी पोटेंशियल वैल्यू, तो आप नहीं बता सकते एक्सपेरिमेंटली, उसके लिए रेफरेंस कोई ना कोई लेना पड़ेगा। यानी मैं एक और चीज कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जितनी भी वैल्यू है कैसी है, रिलेटिव वैल्यूज है, रिलेटिव वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज है, रिलेटिव वैल्यूज है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहां से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस, इसको याद रखना जी। हर्ष जी गुड इवनिंग, सजन राज जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सजन राज जी गुड इवनिंग। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई हो, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई हो, जरूर से जरूर समझ में आई हो, ठीक है। अब जरा देखना, जरा देखना, जरा देखना, जरा देखना, ध्यान से देखना। जो मैं अब बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसके बारे में बात है, वो बात है आपकी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोल देते हैं, या इसी को एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं, एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वन एंड द सेम थिंग। किया क्या जाता है, क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मैंने बताया वैल्यूज को जस्ट कैलकुलेट किया जाता है और उनको अरेंज कर दिया गया है एक ऑर्डर के अंदर। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोगों ने इसको लिया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोगों ने इसको लिया है। जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जरा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन के केस में यहां जितनी भी रिएक्शंस ली गई हैं, किसी भी एलिमेंट की या मॉलिक्यूल की जो भी रिएक्शन ली गई हैं, वो सारी की सारी कैसी रिएक्शन ली गई हैं, जरा वो नजर डालो और समझने की कोशिश करो। हो क्या रहा है यहां, H पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और H2 गैस बना रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैल्यू मानी गई है क्या, 0। यानी ये कैसी रिएक्शन है, यदि कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस स्पीसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी ये कैसी रिएक्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन के लिए निकाला जाता है। तो यहां जितने भी ये पोटेंशियल वैल्यू हैं, इन्हीं को ऑक्सीडेशन के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा आएगा। याद रखो, इसको समझने की कोशिश करो, इससे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, और आते भी हैं, पूछे भी गए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन CSIR में काफी बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैम में यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी एप्लीकेशन पार्ट में बहुत क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन जब ही आएगा जब आपको इसको समझ पाओगे इस पर्टिकुलर सिस्टम को। यानी इन इलेक्ट्रोड्स के लिए जो पोटेंशियल वैल्यू है वो कौन सी पोटेंशियल वैल्यू दी गई है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। कैसा पोटेंशियल दिया गया है जी, रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन किया है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे कोई तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना, देखना जरा देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल Li के लिए कोई आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम, बस साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और ये साइन रिवर्स का मतलब ही क्या है, क्यों रिवर्स हो जाता है, यानी इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, +3.05। बस इतना सा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, और कुछ फर्क नहीं है। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जहां Li ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, Li पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है, Li पॉजिटिव क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वहां रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3.05। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो क्या होगा, Li चेंज हुआ होगा किसमें, Li पॉजिटिव में, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी अब Li के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +0.35। ये प्लस और माइनस क्या दर्शाते हैं, इसको समझने की कोशिश जरूर से जरूर करना और समझो इस बात को। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये समझा देता हूं, छोटी सी बात है, हल्की सी बात है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी।
यदि हाइड्रोजन से वैल्यू प्लस की तरफ बढ़ती चली जाती है, यानी इधर वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या कहूंगा कि F2 के केस में, F2 का रिड्यूस होने की क्षमता या टेंडेंसी या उसकी चाहत कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस फॉर्म में चला जाए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में चला जाए, वो काफी हाई है। वो काफी क्या है, हाई है। Cu की बात कर लेता हूं, देखना Cu पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन को लेके जो Cu बनाता है, यानी Cu2 पॉजिटिव की रिड्यूस होने की क्षमता कितनी है, 0.337 और यहां Fe के लिए कितनी है, 2.87। Fe की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी Fe जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा, फटाक से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और F नेगेटिव में चला जाएगा। F2 क्या करेगा, जरा ध्यान से देखना, F2 क्या करेगा, फटाक से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फटाक से F नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में स्लो रिडक्शन दिखाएगा। स्लो क्या दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा। Cu2 पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू F2 क्या करेगा, स्लो रिडक्शन दिखाएगा, बहुत स्लो रिडक्शन दिखाएगा। जीरो से ऊपर मतलब क्या, माइनस में वैल्यू चल रही है, माइनस में वैल्यू का मतलब क्या, आपको मालूम होना चाहिए, -0.414 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0.25, इससे ज्यादा है ये। तो अगर आपसे कोई पूछ ले Sn और Ni के केस में, आपसे पूछ ले कि Sn2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव में से कौन जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा, तो जी डेफिनेटली जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो रिड्यूस होना चाहेगा। किसकी ज्यादा है, -0.14 इज ग्रेटर देन -0.25, डेफिनेटली ये तो आपको मालूम है। तो अगर ये बड़ा है तो ये फटाक से क्या चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, इसके कंपैरिजन में। यानी हमको एक कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है इस सीरीज के थ्रू। हमको क्या मिल जाती है, सर बफरिंग जस्ट साइन चेंज एज यू सेड, सर बफरिंग, सभी का बफरिंग हो रहा है क्या, गीतांजलि जी आपका बफरिंग हो रहा है, यहां सही चल रहा है मेरे डिवाइस पे, मे भी हो सकता है कि आपके एंड से कुछ, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। अगर सबका हो रहा है तो आप बाकी लोग भी प्लीज चैट में लिख दीजिए कि बफरिंग हो रहा है, फिर मैं स्पोर्ट को बुला लेता हूं ताकि वो थोड़ा सा हेल्प कर सकें इस मैटर में। ठीक है, कंटिन्यू करता हूं। होपफुली ये बेसिक सी बात आप लोगों को समझ में आई हो। यानी इस पूरी सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से कुछ एलिमेंट को कैटेगराइज कर दिया है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से कम है। यानी नेचुरली इन सभी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी रहेगी और इससे ऊपर वाले की जनरली रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं होगी। जो सिस्टम रिड्यूस नहीं होना चाहेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का खेल है, एक का रिडक्शन होना है, एक का ऑक्सीडेशन होना है। अगर रिडक्शन ये ज्यादा बेटर शो कर सकते हैं तो ऊपर वाले सारे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन बेटर शो करेंगे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया हो तो फटाक से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फटाक से कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, यस लिख दीजिए जल्दी से। नो बफरिंग, नो सर नो बफरिंग, सही चल रहा है सर। ओके जी, तो आपके एंड से होगा जी वो, आप प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्लास को, फिर ये बफरिंग नहीं होगा। ओके, समझ में आया। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। रिमेंबर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का जिक्र हुआ है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का, ना कि पूरे सेल के पोटेंशियल का, ये याद रखना, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का। ठीक है, फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट एप्लीकेशन जो हमें पढ़नी है, जिसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। नाउ जनरली बिल्कुल बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री से हमें क्या पता है कि मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो फटाक से क्या कर ले,
क्या कर ले, फटाक से पॉजिटिव आयन बना दे, पॉजिटिव आयन बना दे, और साथ ही साथ क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, यानी कटायन बनाना चाहता है। अगर ये नेचुरल टेंडेंसी है इसकी, नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी, तो मैं क्या कहूंगा, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इस नेचुरल टेंडेंसी के तहत, इस नेचुरल टेंडेंसी के तहत आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिलेगी, वो क्या देखने को मिलेगी कि इस मेटल का बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी मेटल्स चाहते हैं कि वो क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, देयर नेचुरल टेंडेंसी। जो मेटल ये प्रोसेस बड़ी आसानी से कर पाएगा, वो फर्दर आगे होने वाली रिएक्शन को इजीली प्रोसीड कर सकता है, एक इजी बेस प्रोवाइड कर सकता है उस रिएक्शन के लिए। और जिसको ये काम करने में दिक्कत आएगी, पहले ही स्टेप में दिक्कत आएगी, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। स्लो प्रोसेस हो जाएगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो इजी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फटाक से किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज किया, रिएक्ट कर गया और फटाक से प्रोडक्ट बना दिया। तो यानी रिएक्टिविटी डिपेंडेंट है किस पे, कि मेटल कितनी जल्दी अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। वो किस पे डिपेंडेंट है, कि उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी कितनी है, उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी कितनी है। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, इस सीरीज पे वापस आ जाओ, इस सीरीज पे जरा एक बार वापस आ जाओ और समझने की कोशिश करो, बिल्कुल इजीली इस बात को समझने की कोशिश करना, जरा इजीली इस बात को समझना, कुछ खास इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। देखना जरा, देखना जरा, देखना देखना देखना, लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे डाउन जा रहा हूं इस सीरीज में, तो क्या देखने को मिल रहा है, फ्रॉम Li टू Fe रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, प्लस 0.35। यहां कितना होगा, प्लस 0.44। मैक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैक्स क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। नेचुरल बात है, तो मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यानी मैं एक और चीज कह सकता हूं कि जैसे जैसे डाउन जा रहा हूं, आई कैन से दैट, आई कैन ऑल्सो से दैट कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो यानी मैं एक और चीज कह सकता हूं कि मेटल जो है वो इजीली क्या करेगा, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इजीली नहीं देगा। जितना कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना लॉस, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यानी सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकाल देगा, Li फटाक से इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बनाएगा, Li पॉजिटिव बनाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, बहुत नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फटाक से दे देता है। अगर ये प्रोसेस क्या होगा, दिस प्रोसेस विल बी लेस फेवरेबल। कब लेस फेवरेबल, एज आई गो डाउन दिस सीरीज, जैसे जैसे इस सीरीज में नीचे चला जाऊंगा वैसे वैसे ये प्रोसेस क्या होता चला जाएगा, लेस फेवरेबल होता चला जाएगा। और जितनी कम इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी, उतनी कम क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, उतनी कम क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। यानी सबसे रिएक्टिव कौन देखने को मिलेगा, Li, उसके बाद कौन देखने को मिलेगा, K, उसके बाद कौन देखने को मिलेगा, Ca, फिर कौन देखने को मिलेगा, Na, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Cr, फिर Fe। इनका ऑर्डर है ये। सिमिलरली जहां रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, जहां रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, जहां भी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, ऐसे मेटल इजीली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, वेरी लेस रिएक्टिव होंगे। कैसे होंगे, वेरी लेस रिएक्टिव। इसीलिए क्या देखा जाता है, Li है, K है, Ca है, Na है, जैसे ही इनको आप वाटर में डालते हो, जैसे ही आप इनको वाटर में डालते हो, वाटर में मिक्स करते ही फटाक से क्या करते हैं, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, फटाक से रिएक्ट कर जाते हैं। जो ये हैं Fe, Cr, Zn, ये क्या करते हैं, अगर हॉट वाटर इन्हें मिलता है तो उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं।
हॉट वाटर के साथ क्या करते हैं जी, रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे मेटल्स की जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, या फिर मैं कहूं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में है, बहुत कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वेरी वेरी लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऐसे मेटल्स क्या करते हैं जी, इजीली रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, विद वाटर, विद वाटर, विद वाटर, विद वाटर। यानी मैं जनरलाइज क्या कर सकता हूं, देखना जरा, एज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा मेटल की रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ऑफ मेटल will be inversely proportional to reduction potential। जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी क्या कर रही है, घट रही है। दूसरा मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, जैसे जैसे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टू इट्स ऑक्सीडेशन। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है रिएक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देंगे। आएंगे जी, उस बात पे भी आएंगे जी, उस बात पे आएंगे। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं जी। यस सर, H पॉजिटिव के नीचे वाले रिड्यूस होने की टेंडेंसी और H पॉजिटिव के ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। सर यहाँ वैल्यू लर्न करना है या क्वेश्चन में मिलेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी अदिति जी ने। वैल्यू को लर्न करना है या क्वेश्चन में मिलेगा, वैसे तो क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ इतने ही एलिमेंट या मैं कहूँ मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए आपको इलेक्ट्रोड मिल सकती है, अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोड मिलती है। AgCl इलेक्ट्रोड मिल जाएगी, AgCl नेगेटिव टाइप की इलेक्ट्रोड मिल जाएगी, अलग अलग टाइप की मिलती है। तो हर एक की वैल्यू तो आप याद नहीं कर सकते, तो आपको वैल्यू जरूर से जरूर मिलेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए उस वैल्यू का करना क्या है, उस वैल्यू से इंपैक्ट क्या है, किसको एनोड लेना है, किसको कैथोड लेना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं ये एप्लीकेशन का पार्ट अभी खत्म करूंगा थोड़ी देर में, छोटा सा, ये इतना ज्यादा नहीं है, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हमें किसे एनोड सेलेक्ट करना है, किसे कैथोड सेलेक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। केमिस्ट्री रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपको समझ में आता है आप इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इलेक्ट्रो को सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। सूर्यांश जी, हम इसी बात पे आएंगे, अभी जो आपने पूछा है हम आने वाले हैं इसी बात पे, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, साथ बने रहिए, आपको तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर दिखाई देगा, मिलेगा आप लोगों को आंसर। अभी तो बफर वाला इशू नहीं हो रहा होगा, आई होप कि आप लोगों का बफरिंग नहीं हो रही हो, आई होप कि आप लोगों की बफरिंग नहीं हो रही हो, इजीली आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, समझ में आ रहा हो। जरा ध्यान रखना इस बात का कि बफरिंग वफरिंग ना हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बोल दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना बोल दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना बोल दो फटाफट कमेंट बॉक्स में। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, पहली तो क्या बताइए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। और मेटल का नेचर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और ये दूर कब धकेलेगा, कब धकेलेगा, बेसिकली हो क्या रहा है, मेटल जो है अपने पास के इलेक्ट्रॉन को दूर धकेल रहा है, यानी निकालने की कोशिश कर रहा है। रिमेंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कंफ्यूज कभी मत करना। आपने पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा कि दोनों की वैल्यू कुछ कुछ जगहों पे कई बार डिफरेंशिएट हो जाती हैं। डू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ऐसा मत कर देना कहीं गड़बड़ कर दो, जरा ध्यान रखना इस बात में, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल का मतलब क्या कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भेजना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से क्या करना, दूर भेजना, ये याद रखना। और ये दूर भेजने का एक छोटा सा अर्थ है, ये क्या है, ये कंप्लीटली निकाल देना,
कंप्लीटली क्या करना, निकाल देना अपने आप से, पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लिया, यहां पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर अटेन करेगा, बट बेस थोड़ा सा वही कुछ ना कुछ सेम है। यानी टेंडेंसी क्या है बेसिकली, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टू लूज द इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कोई भी मेटल ऐसा है जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो रिड्यूस होना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ऐसे जो मेटल होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होंगे, या मैं कहूंगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये मिटा देता हूं, अगर किसी ने नोट वोट नहीं किया है तो पीछे वीडियो करके नोट कर लेना जब ये क्लास खत्म हो जाए तब। अच्छा जरा ध्यान से देखना, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, डाउन अगर आऊंगा इस सीरीज में, ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा जहां रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल will decrease। जैसे जैसे नीचे आता जाऊंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ ले NiSN Cu में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है इन तीन में से, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे कम है, तो हम क्या कहेंगे, Ni इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लीस्ट कौन है, Cu। लिस्ट कौन है, Cu। इस सीरीज के अकॉर्डिंग जितने मैंने मेटल आपको दिखाए हैं, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, Au। आप इजीली बता सकते हो, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। समझ में आया, समझ में आया, क्या समझ में आया? ये तो दो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन बड़ी गजब है और बड़ी ही जबरदस्त है, और उसी का यूज काफी जगह होता है। कल भी मैंने आप लोगों से एक चीज पूछी थी और उसका जवाब भी मैंने आप लोगों को दिया था। वो क्वेश्चन कई बार आपके दिमाग में आएगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद अब आपके दिमाग में शायद वो क्वेश्चन ना आए। यस सर, जरा देखना, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जरा ध्यान से देखना, कल के उदाहरण से समझाता हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। मैंने सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया था कि एक Zn की रोड को डिप कर दिया था, किसमें डिप कर दिया था, CuSO4 में। किसमें डिप कर दिया था, CuSO4 में डिप कर दिया था। थोड़े समय बाद क्या देखने को मिला था मुझे कि ये जो रोड थी इसकी थिकनेस कम होने लगी थी, और नीचे मुझे कुछ रेडिश ब्राउन पीपीटी देखने को मिले थे, जो बाद में मुझे पता चला था किसके थे, Cu के। किसके थे जी, Cu के। और जो ओवरऑल रिएक्शन मैंने बताई थी वो क्या बताई थी कि Zn जब CuSO4 से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, ZnSO4 प्लस Cu। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। यानी हो क्या रहा है, Zn जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। Cu +2 स्टेट से क्या जाता है, Cu जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, यानी यहां Cu2 पॉजिटिव का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बात हम लोगों को मालूम है, ये हमने पहला एग्जांपल देखा था। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट Cu2 पॉजिटिव आयन, जो इनिशियली सॉल्यूशन में कौन थे, Cu2 पॉजिटिव। एक्वस सॉल्यूशन की बात है ये, ध्यान रखना एक्वस वर्ड क्यों बार बार यूज कर रहा हूं। ये आज के लेक्चर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊंगा, जब ये समझ में आपको और अच्छे से आएगा। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो देखना कि Cu2 पॉजिटिव है ये और SO4 2 नेगेटिव है, यानी सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये आयंस प्रेजेंट हैं। दीज टू आयन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। जैसे ही Zn आया, Zn ने क्या किया, इसको कहा चल तू निकल यहां से निकल जा, SO4 के साथ तो मैं रहूंगा, और वो रहने लगा SO4 के साथ, और इसको बाहर भगा दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया अपने कि चल जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी लेता जा, और इसको Cu में कन्वर्ट करके नीचे बिठा दिया बेचारे को। ये नीचे बैठा हुआ है, आराम से देख रहा है कि सॉल्यूशन में कौन घूम रहा है, Zn। यानी हुआ क्या कि Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Zn ने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा कब हो सकता है, कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, देखना जरा, एक और चीज देखना। अगर मैं कहूं कि अगर इसी सिस्टम को थोड़ा सा उल्टा कर दूं, क्या कर दूं जी, ZnSO4 ले लूं, अब पहले ही एक्वस में ZnSO4, और Cu कहे कि मैं अब लूंगा बदला, पहले मुझे डिस्प्लेस किया था, अब मैं आऊंगा रोड के रूप में और सॉल्यूशन में से Zn को भगा दूंगा, तो क्या ये ऐसा कर सकता है क्या,
ये ऐसा कर सकता है क्या? तो जवाब रहेगा नहीं, कभी भी ये ऐसा नहीं कर सकता। इट कैन नॉट डिस्प्लेस, सीयू कभी भी जेडन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, सीयू कभी भी जेडन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। ये किस पे डिपेंडेंट है? कैसे बता सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा? ये कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं, जरा बताना मुझे, ये कैसे बता सकते हैं? ये अगेन हम कैसे बता सकते हैं? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। किससे बता सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। देखना जरा, देखना देखना देखना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान सा मामला है। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। देखो जरा, देखो अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था? अभी मुझे वो नाम तो थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने पूछा था कि हाइड्रोजन को कौन रिड्यूस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे क्या होगा। उसका उत्तर छुपा है इन बातों में। जरा देखना, जरा देखना, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस 0.337, किसका? सीयू का, सीयू का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। Zn का कितना है? जरा देखना, जरा देखना, जिंक Zn का रिडक्शन पोटेंशियल, Zn का रिडक्शन पोटेंशियल। सब हटा देता हूं, फोकस आपका सारा का सारा Zn पे होना चाहिए। जब फोकस मेन जगह होगा तभी तो रिजल्ट मिलेगा। देखना जरा, देखना ध्यान से देखना, ये है मेरा Zn, ठीक है, ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। कितना? -0.7628। 28 को छोड़ दो, 28 तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। इस वैल्यू को मैं वहां लिख लेता हूं। किस वैल्यू को? कि Zn 2 पॉजिटिव यदि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Zn बनाता है तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू निकल करके आती है वो कितनी आती है? 0.76, लेकिन कैसी? नेगेटिव में। कैसी? नेगेटिव में, ठीक है। आउट ऑफ दीज टू which one have a higher reduction potential? Definitely Cu2 positive, definitely what? Cu2 positive, Zn2 positive और Cu2 positive में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? डेफिनेटली Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी कॉपर चाहेगा कि क्या हो जाऊं मैं? रिड्यूस हो जाऊं। क्या हो जाऊं? रिड्यूस हो जाऊं। इसके कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू है, यानी ये जल्दी रिड्यूस होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी क्या है? हाइयर है। तो अगर कहीं पे प्रॉपर Zn प्रेजेंट है तो ये इससे फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि मेटल की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। जैसे ही लूज करेगा फटाक से ले लेगा, इसकी प्रोक्सिमिटी में होगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा? Cu बना देगा, ठीक है। लेकिन Cu से Zn कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी पोटेंशियल, इसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की इससे कम है। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर रस्से से दो आदमी एक दूसरे को खींच रहे हैं, जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो अपनी तरफ खींच लेगा, ये नेचुरल सी बात है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, इसकी क्षमता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो फटाक से ले लेगा। सर वहां पर वो हो ये रहा है कि Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cu ले रहा है, बट Cu इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है। यही बात मैं बता रहा हूं जी, बहुत सही बात है हर्ष जी, आपने सही बताया है, यही बात मैं बता रहा हूं। टेंडेंसी क्या है Zn की? बहुत कम है। किस चीज की? इलेक्ट्रॉन को लेने की, रिड्यूस होने की। जितनी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम, उतनी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। यानी Zn इलेक्ट्रॉन देगा, Zn क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा और Cu लेगा। लेकिन Zn कब देगा? जब एलिमेंटल फॉर्म में हो। Zn2+ बनने के बाद जब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है, फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से पॉसिबल नहीं है। कहीं कोई ये सोच ले कि सर जी आपने बताया कि जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन में से Zn2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जी। क्यों नहीं हो सकता? आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ही घटती चली जाती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये याद रख लेना, ध्यान से याद रखना। यानी इस सिस्टम के अंदर कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे ही पड़े रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर यहां रिएक्शन हो जाएगी। यहां रिएक्शन क्या होगी? हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। हुआ क्या? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, उसने ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ज्यादा रिडक्शन वाले को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। यानी आप एक चीज लिख सकते हैं यहां से, एक इंपॉर्टेंट टेक अवे मैसेज लिख सकते हैं। क्या? मेटल विद, लिख लो इस बात को, मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल,
लो रिडक्शन पोटेंशियल। सब रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में इसलिए करा रहा हूं ताकि आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन में बार बार कंफ्यूज ना हो जाएं। मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, विल reduce metal with high reduction potential, with high reduction potential। जिस मेटल का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको कौन रिड्यूस कर देगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला मेटल। और इसी को सॉल्यूशन की टर्म में कहूं तो क्या कर देगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल जिस भी मेटल का होगा, मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल will displace metal with high reduction potential and these are relative terms, do remember this also। देखना जरा ध्यान से देखना, Li का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3.05, यानी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। अब देखना जरा यहां ध्यान से देखना, अगर मैं इसी सिस्टम में Cu की जगह, इसी सिस्टम में क्या करूं, Cu की जगह अब क्या कर दूं, Li ले लूं, Li की रोड ले लूं, इमेजिन कर रहा हूं जस्ट क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होता है, हार्ड मेटल नहीं होता, जरा देखना फिर भी इमेजिन कर रहा हूं। अगर मैं Li ले लूं तो क्या होगा कि अब Li Zn को डिस्प्लेस कर देगा, यस कर देगा, बिल्कुल कर देगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है। Li का रिडक्शन पोटेंशियल कम है किससे, Zn से, या दूसरी भाषा में बात करूं तो Li का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है किससे, Zn से, तो फटाक से ऑक्सीडाइज होगा। इसको इलेक्ट्रॉन लेने ही पड़ेंगे, जबरदस्ती लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई और रेसिपिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है। डू रिमेंबर दिस अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मैं एक बात बोल सकता हूं आप लोगों को, क्या बोल सकता हूं कि किसी भी मेटल के ऊपर Li क्या करेगा, इसका रिडक्शन करा सकता है, अगर ये कांटेक्ट में है तो रिडक्शन इसका करा सकता है, सॉल्यूशन से Zn को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो अपने से नीचे वालों का क्या करा सकते हैं जी, रिडक्शन करा सकते हैं, अपने से नीचे वालों का क्या करा सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं। इसी का एक और खूबसूरत सा उदाहरण जरा देखना, जरा ध्यान से देखना, जरा समझने की कोशिश करना। इसी बात का एक और जबरदस्त उदाहरण देता हूं इसको, मिटा देता हूं इसको फटाफट। यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है पढ़ने में, बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए अगर कंफ्यूजन नहीं हो रही है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाऊंगा, यानी मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाऊंगा, इन बातों को मैं वहां बार बार इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट लिखता चला जाऊंगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ आपके तैयार हो जाने चाहिए, बिल्कुल आराम से तैयार हो जाने चाहिए। अभिनय जी कह रहे हैं बफरिंग सर, और भी हो रही है क्या किसी को बफरिंग की प्रॉब्लम, प्लीज बता दीजिए मुझे, अगर हो रही है तो आई विल कॉल देम कि बफरिंग हो रहा है, अदरवाइज बफरिंग सर नहीं सर क्लियर है, क्लियर आ रहा है, किसी को बफरिंग हो रहा है। अब जिसका भी बफरिंग हो रहा है एक बार आप रीस्टार्ट कर लीजिए, मतलब ऐसा क्लास को रिफ्रेश कर लीजिए, अपने ऐप को रिफ्रेश करने से आई गेस कि बफरिंग का इशू क्लियर हो जाएगा। अच्छा जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन है मेरे पास, ये हाइड्रोजन है मेरे पास, ये हाइड्रोजन है, हैव अ लुक एट इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये क्वेश्चंस, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आज कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जरा ध्यान से देखो, H2 है मेरे पास और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी गई है, मानी गई है कि ये 0 है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, कि अगर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, HCl का है, कोई मिनरल एसिड है, HCl है, HBr है, HI है, कुछ भी मिनरल टाइप का सिस्टम है। तो अब जरा ध्यान से, मिनरल एसिड टाइप का सिस्टम है, अगर मैं इसमें कोई ऐसा मेटल को इसके कॉन्टैक्ट में लाता हूं, ऐसे मेटल की रोड को इसके कॉन्टैक्ट में लाता हूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम हो, तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और H पॉजिटिव को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। हमेशा याद रखना है बात, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज, दूसरों क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा तुरंत ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल यहां देख लो, Na देख लो, Na को देख लो, कितना पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल -2.7, कितना पोटेंशियल है,
-2.7, Na के लिए रिडक्शन पोटेंशियल -2.714। देखना जरा ध्यान से देखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है Na के लिए, हाइड्रोजन के लिए 0 है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल Na का हाइड्रोजन से कम है। तो क्या करेगा, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा कोई लिक्विड है जहां H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, उसके कॉन्टैक्ट में यदि Na आता है तो Na क्या करता है, तुरंत हाइड्रोजन को वहां से लिबरेट कर देगा, भगा देगा। कैसे भगा देगा, देखना, जब भी ये रिएक्शन होगी क्या करेगा, Na जब रिएक्ट करता है किससे, HCl से, तो क्या बना देता है, NaCl प्लस क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा H2 को। डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस। ये जरूर से जरूर याद होनी चाहिए आप लोगों को, ये रिएक्शन जरूर से जरूर आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं, ये सब के सब किसी भी मिनरल एसिड से H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाँ या ना? डेफिनेटली बताओ मुझे, हाँ या ना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वेरी बफरिंग, नो बफरिंग सर, नो सर, यस क्लियर सर, वेरी बफरिंग। एक सेकंड जी, मैं बुला ही लेता हूं, देख लेता हूं कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं है। लेट मी चेक, एक बार चेक करना क्लास बफर हो रही है क्या? बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि बफरिंग हो रही है। अगर हो रही है तो एक बार यहां देखना प्लीज। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। यस या नो, फटाफट बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज टेल मी वेरी फास्टली, प्लीज टेल मी वेरी फास्टली, फटाफट बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं। जो भी मेटल हैं, जो भी मेटल्स हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाली सारी की सारी मेटल किसी भी मिनरल एसिड से, सही चल रहा है? हाँ, इस एंड हमारे एंड से ठीक है जी। एक बार आप प्लीज अपना एंड से रिफ्रेश कर लीजिए, आराम से कर सकते हैं। हाँ सर, आ गया, गॉट इट, यस, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट हाँ या ना बोल दो कि समझ में आया क्या नहीं। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, वो सबके सब हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, किसी भी मिनरल एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। और डिस्प्लेस करेंगे तो क्या निकालेंगे, H2 गैस को निकाल देंगे, वहां से भगा देंगे H2 को, ये याद रखना। लेकिन यदि किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल H2 वाली इलेक्ट्रोड यानी H पॉजिटिव से ज्यादा है, ये सारे के सारे इनमें जितने भी मेटल आ रहे हैं, इनमें जितने भी मेटल आ रहे हैं, वो कभी भी मिनरल एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। यानी कभी भी Cu HCl से रिएक्ट करके CuCl प्लस H2 नहीं बनाएगा। दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, विल नॉट प्रोसीड, विल नॉट प्रोसीड, कभी भी डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, रिड्यूस होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है। लेकिन ये इस प्रोसेस में कर क्या रहा है, कर क्या रहा है इस प्रोसेस में, हाइड्रोजन को रिड्यूस हो रहा है ये हाइड्रोजन इस प्रोसेस के अंदर, जबकि इसकी रिडक्शन की क्षमता ज्यादा है। जब भी कॉन्टैक्ट में आएंगे तो Cu चाहेगा कि मैं ही रिड्यूस हो जाऊं, मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं देगा। डू रिमेंबर दिस। यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, कहां रिडक्शन, मेरे को पहले तो यही बता दो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे आप यही बता दीजिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि Cl 0 से जा रहा है किसमें, -1 में। यानी ये क्या हुआ जी, ये तो आपका रिडक्शन हो गया। पहली बात, I कहां जा रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ये रिएक्शन, ऐसा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं? अगर Cl का रिडक्शन पोटेंशियल I से ज्यादा है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। यानी देखना इस सीरीज को देखो, Cl2 रिडक्शन पोटेंशियल कितना 1.36 और यहां I के केस में इट इज ओनली 0.535। हेयर Cl हैव मोर रिडक्शन पोटेंशियल, Cl2 हैव मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन दैट ऑफ I2, सो Cl2 रिड्यूस होगा डेफिनेटली। जब भी I के कॉन्टैक्ट में आएगा I को डिस्प्लेस करेगा, नेचुरल सी बात है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, Cl जो है वो I को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि KCl और I2 की रिएक्ट कराई और Ki बन गया और Cl2 निकल गया, तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन फिजिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल, जरा देखना अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, अब तो प्रोसेस उल्टा हो गया, -1 से 0 चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया Cl का, जबकि इसका होना चाहिए था क्या, रिडक्शन। यानी आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहां कहां कैसा कैसा कुछ हो सकता है, कौन किसे रिड्यूस करेगा, कौन नहीं करेगा। ये याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, जिसका कम वो ऑक्सीडाइज होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाले सब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। प्लीज डू राइट इट।
क्लास नहीं चल रही सर, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग सर, प्लीज चेक सर, क्लास ही नहीं चल रहा है सर, लेट मी चेक अगेन। वैसे मैंने पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हाइड्रोजन पे क्यों नहीं अटैक करेंगे, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे या नहीं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिड्यूस करेंगे या नहीं, वो देखना, रिड्यूस करेंगे या नहीं। देखो देखो जरा ध्यान से देखो जी, किसने ये पूछा है जी, नागालंबिका जी ने, जरा देखना एक बार, जरा देखना 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 जी, जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, कोई भी एसिड है, मिनरल एसिड है जहां H पॉजिटिव आयन है, अगर किसी का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल Cu, और ये कभी भी इससे रिएक्ट करके H2 नहीं निकाल पाएगा, H2 गैस कभी नहीं निकलेगी, नेवर। क्यों नहीं निकलेगी, रीजन क्या है कि अगर H2 गैस निकलती है तो +1 से 0 पे जा रहा है हाइड्रोजन, और इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन Cu का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वेरी हाई रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। यस डेफिनेटली ये ज्यादा वैल्यू है 0 से, ये आपको मालूम है, इजीली आप ये बता सकते हो, देख के बता सकते हो कि Cu की रिडक्शन पोटेंशियल H2 से ज्यादा है। लेकिन इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ Cu। दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज Cu wants to reduce itself, ये रिड्यूस होना चाहता है कंपैरेटिवली, और यही हम देखते हैं कि कभी भी ये H2 को नहीं निकाल पाते, कभी भी H2 को नहीं निकाल पाते। क्लास इज बफरिंग अलॉट, प्लीज चेक सर, क्लास इज बफरिंग अलॉट सर, बफरिंग चल रहा है क्लास, अब सही है सर। एक बार आप लोग प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, अगर आपको बफरिंग का इश्यू आ रहा है आप एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए। जस्ट अ सेकेंड, बच्चे कह रहे क्लास नहीं चल रहा, एक बार इसका करो ना कुछ फिक्स, इसमें तो दिक्कत आ रही है बच्चों काफी। जरा ध्यान से देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। जो मैंने बात बोली वो क्या बोली कि Cu कभी भी H2 नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अगर निकालेगा तो H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जबकि होना क्या, H2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन होना क्या चाहिए, Cu का रिडक्शन होना चाहिए। नॉट फेवरेबल प्रोसेस, नॉट फेवरेबल प्रोसेस, डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस। ओके, आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई हो, उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई हो, ये बात आप लोगों को समझ में आई हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलता हूं, चौथी एप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट की मैंने सारी एप्लीकेशन आप लोगों से कवर कर ली है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना एक मेटल का दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करना, और साथ ही साथ तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी वो थी नॉन मेटल कैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे विद इन द सेम रिएक्शन। जरा आप ध्यान से देखना, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, चौथी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसके बाद बस एक एप्लीकेशन और बचेगी, जरा ध्यान से देखना। ऑक्सीडाइजिंग and reducing power, oxidizing and reducing power of metals, oxidizing and reducing power of metal। यस सर आ गई है, बहुत बफरिंग हो रहा है, एक बार आप प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, मे बी इस एंड से है या उधर से है, प्लीज एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, रेस्ट विल बी ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बफरिंग तो हो जाएगी ठीक, बफरिंग तो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। आई होप कि बात आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स, ठीक है, विच वन विल बी ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच मेटल इज गोइंग टू बी ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम कैसे बता सकते हैं, थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जरा ध्यान से देखो और इस बात को समझो, जरा ध्यान से देखो और इस बात को समझना, समझने की कोशिश करना। देखो इधर आ जाओ, सीरीज पे आ जाओ, फटाफट सीरीज पे आ जाओ और समझो इस बात को। हाँ जी सही चल रही है अब, ओके ओके, यस सर आ गई। जरा देखना इस चीज को समझ, कमेंट्स भी बहुत लेट, बहुत ही लेट, इसमें थोड़ा इशू आ रहा है। एक बार नेटवर्क चेंज कर सकते हो क्या, वैसे बंद करना पड़ेगा तो कल नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा, ठीक है, यस सर अंडरस्टूड, ओके जी। अब जरा ध्यान से देखना,
ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अच्छा देखना, या एजेंट की बात करूं, विच वन इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, F2 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान देना इस बात पे, F2 या फिर CD, कंपेयर करवा ले, विच वन इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखना जरा, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, मैक्स रिडक्शन पोटेंशियल इस सीरीज के अकॉर्डिंग, यहां पे मैक्स रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये खुद क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। अब रिड्यूस होने के लिए इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसकी प्रॉक्सिमिटी में जो भी एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो जरा, अगर मेरे पास F2 है कहीं, इसकी प्रॉक्सिमिटी में कोई मेटल है बगल में, तो इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फटाक से ले लेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फटाक से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, F नेगेटिव बनाएगा। यस डेफिनेटली। अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए हैं तो इस मेटल का क्या हुआ, मेटल हो गया जी ऑक्सीडाइज। जो स्पीसी खुद रिड्यूस हो जाए, दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, ऐसे स्पीसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उतनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की टेंडेंसी ज्यादा। जो स्पीसी जल्दी रिड्यूस होगी खुद, वो दूसरे को उतनी ही जल्दी क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। सो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसी। खुद रिड्यूस होने की क्षमता जितनी ज्यादा, उतना ही ज्यादा बेटर उसका क्या, ऑक्सीडाइज करने की क्षमता, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा, उतनी ही ज्यादा। यस F2 चंचल शर्मा जी, F2 ठीक है जी। जरा देखना, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, समझना इस बात को। F2 विल बी ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, दूसरे से फटाक से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा तो यानी क्या हुआ, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, खुद रिड्यूस जो जल्दी हो रहा है। जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल, उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी मैं एक चीज कह सकता हूं, क्या बात कह सकता हूं, जरा समझना। टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे मिलने लगेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे देखने को मिलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाएगी, इन एलिमेंट की बढ़ती चली जाएगी, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। जैसे जैसे क्या आऊंगा, टॉप टू बॉटम आता चला जाऊंगा। यानी आपसे कहे कि Li और K में से कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Kg। Li और Zn में से कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जी Zn। कंपैरेटिव बात है ये। अगर Fe और Li से पूछ ले तो कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद जल्दी रिड्यूस हो जाए, कंपैरिजन करना है इनकी वैल्यू से, तो ये जल्दी रिड्यूस होगा, तो यानी क्या होगा, दूसरे को फटाक से ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर फटाक से ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बॉटम से अप की तरफ आऊं, यानी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो स्पीसी खुद क्या होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी टॉप एंड पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बेटर क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद क्या होगा जी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Li। फटाक से खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरे को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये बात जरूर से जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट, एक क्वेश्चन कर दो फटाफट, एक क्वेश्चन कर दो फटाफट। Ni, Zn और Fe में से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दीजिए, फटाफट बता दो मुझे, इनमें से सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इन तीनों में से, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, फटाफट कंपेयर कर लो। Ni, Zn और Fe, Zn और Fe तो आपको यहीं देखने को मिल रहे हैं। Ni आपको कहां देखने को मिलेगा, शायद नेक्स्ट चार्ट पे देखने को मिलेगा। यस, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, Ni का, खुद फटाक से रिड्यूस हो जाएगा, दूसरों क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, Ni। सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ये तो बेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका रिडक्शन
रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम, वो खुद क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, दूसरों क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी कौन, Zn विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Zn क्या होगा जी, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर बफरिंग हो रही है, आई ऑलरेडी डन 3-4 टाइम रिफ्रेश। H पॉजिटिव के नीचे जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसके ऊपर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट है। आप ऐसे ही बात कर सकते हो। और कंपैरेटिव स्टडी में ये जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर नीचे वाले ही दें, क्या पता ऊपर ऊपर से ही पूछ ले कि कौन सा बेटर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा बेटर है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी जरूर से जरूर याद होनी चाहिए। टॉप एंड पे हमें क्या मिलते हैं, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट मिलते हैं, एंड पे हमें क्यों मिलते हैं उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। बाकी तो आप अपने आप से खुद कर ही सकते हो, इतने तो आप समझदार हैं ही। आदित्य जी कह रही हैं कि सर बफरिंग हो रहा है, आई ऑलरेडी हैव डन 3-4 टाइम रिफ्रेश। आदित्य जी आज का आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कल से मैं पर्सनली देखूंगा इस मैटर में कि बेटर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी मिले। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी पे किसी का हाथ का कंट्रोल तो है नहीं, मे भी हो सकता है कि आज थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पे वीक हो, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। पर हमारे पीसी पे ठीक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। हो सकता थोड़ा क्वालिटी या रेजोल्यूशन को कम करके देख सकते हैं। नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, दोनों एंड से हो सकता है, आपके एंड से भी हमारे एंड से भी, मैं डिनाई नहीं कर रहा। आई विल पर्सनली टेक केयर अबाउट इट कि नेक्स्ट क्लास में ऐसा ना हो, कोशिश करूंगा, बिल्कुल से बिल्कुल कोशिश करूंगा। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आई हो, होपफुली ये बात आपको समझ में आई हो। अच्छा मुझे बताना जरा, F2 और Br2 में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2 और Br2 में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फटाफट बता दो। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 और Br2, जवाब दे दीजिए। नहीं हो रही है सर, काफी लोग कह रहे हैं नहीं हो रही है सर, बहुत बफरिंग हो रही है, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगा जी तो आप जब देख लेना। यस F2 यस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी F2 दे रहे हैं आज के लिए आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिए इस बात को कि बफरिंग हो रहा है। तो अगर आपने काफ़ी बार ट्राई कर लिया है, 1-2 बार ट्राई और करके देख लीजिए, मे भी शायद चल जाए। और अगर नहीं चलता है तो आप रिकॉर्ड, जब ये हो जाएगी लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने आप अवेलेबल हो जाएगी, तो आप जब देख सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट आई कैन से राइट नाउ, बिकॉज अब अगर नेटवर्क शिफ्ट करेंगे या वाईफाई शिफ्ट करेंगे तो दैट विल बी क्रिएटिंग इशू, क्लास को रोकना पड़ेगा, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओनली पॉजिटिव वैल्यू में अरेंज क्यों नहीं किया जाता? ये मैंने बताया था जी आपको कि पॉजिटिव वैल्यू में क्यों अरेंज नहीं किया जाता सिकन जी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते ही कैसे हैं कि हाइड्रोजन को मान लेते हैं 0 और फिर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, बदलते रहते हैं। एक साइड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड रहती है, दूसरी साइड कभी जिंक की लग जाएगी, कभी कॉपर की आ गई, कभी Ni की आ गई, कभी Cu की आ, किसी की लगाते रहेंगे अलग अलग की, और फिर वो जो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है उसी को मान लेते हैं कि वैल्यू है। तो ये 0 से पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है, उसी हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं और बोल देते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ये जरा से थोड़ा सा ये बात मैंने आप लोगों को क्लास की स्टार्टिंग में बताई थी और ये एक बार फिर से मैंने आपके लिए रिपीट कर दी है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इस बात को, ठीक है। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आई हो। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन की तरफ चलूंगा। अगर आपसे कोई कह दे, जरा देखना यार, जरा ध्यान से देखना, अगर समझना इस बात को, Li2O, ठीक है, नॉर्मली ऑक्साइड लिख रहा हूं, Na2O, ओके, MgO2, इनमें से किस ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? ये भी हम इस सीरीज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखना जरा, सभी ऑक्साइड में, कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो, एनी ऑक्साइड, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज मेटल आर प्रेजेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल कि कितना पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यानी एलिमेंटल फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो 0 से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो इजीली ऑक्साइड बनाएगा और स्टेबल बनाएगा, याद रखना ये बात। अगर कोई मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बहुत हाई है, फॉर एग्जांपल इन 3 को कंपेयर कर रहा हूं तो Mg का कंपैरेटिवली हाई है, बहुत हाई तो नहीं है पर कंपैरेटिवली हाई है इनसे, इन तीनों में इसका सबसे हाई है। तो ऐसे सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा हाई होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। यानी
यानी जितना रिडक्शन पोटेंशियल मेटल के लिए कम, उतना स्टेबल उसका ऑक्साइड होगा, उतना स्टेबल उसका क्या होगा, ऑक्साइड होगा। तो मैं एक और चीज कह सकता हूं, सीरीज में टॉप से बॉटम जब भी जाता हूं तो क्या देखने को मिलता है, जब भी सीरीज में टॉप से बॉटम जाता हूं तो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या करती है जी, इंक्रीज करती है। मेटल के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या करती है जी, इंक्रीज करती, सॉरी डिक्रीज करती है, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज करती है। यानी मैं क्या कहूंगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, स्टेबल ऑक्साइड, उतना ही ऑक्साइड क्या देखने को मिलेगा मुझे, स्टेबल देखने को मिलेगा। मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कहां देखने को मिलेगा, इधर। यानी टॉप टू बॉटम जाते टाइम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑक्साइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ऑक्साइड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये बात, एडिशनल बात जो मैंने आप लोगों को बता दी है। सबसे स्टेबल ऑक्साइड किसका होगा, लिथियम का। सबसे स्टेबल ऑक्साइड मुझे देखने को मिलेगा किसका, लिथियम का। एक एडिशनल बात मैंने आप लोगों को बता दी। और लास्ट एप्लीकेशन जो है वो तो और भी कमाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल रिसेंट टाइम में यहां क्वेश्चन आया हुआ है। और ये पहले पूछा नहीं जाता था पर अब पूछ लिया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एग्जैक्टली रिवर्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो को प्रोड्यूस करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करंट का यूज करके कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस को हम करवाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इस बात को और समझने की कोशिश करना। मैंने एक बीकर में क्या किया, मैंने एक बीकर में मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में क्या ले लिया, NaCl ले लिया। NaCl ले लिया, किस स्टेट में ले लिया जी, मोल्टन स्टेट में ले लिया, NaCl ले लिया। मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड टाइप की स्टेट है। Na पॉजिटिव NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं पर उनके बीच में अब डिस्टेंस है, तो फ्री मूवमेंट उनकी पॉसिबल है, दे कैन मूव फ्रीली। ठीक है, अब जब ये मोल्टन स्टेट में मैंने लिया है, इसमें मैंने कोई दो इलेक्ट्रोड डिप की, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा और दूसरे को क्या किया, नेगेटिव एंड से जोड़ दिया। कुछ ऐसा सिस्टम मैंने जोड़ दिया है। रैंडमली सपोज करने के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है। अब अगर NaCl मोल्टन स्टेट में पड़ा है तो हमेशा क्या रहेगा, मोल्टन स्टेट में रहेगा ये जब तक टेम्परेचर देंगे, जब टेम्परेचर हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगा, पर ये NaCl ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि टूट जाए। अब मैं क्या करता हूं, करंट दिया जैसे ही मैंने, तो मुझे क्या देखने को मिला कि ये इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सॉल्यूशन में जो नेगेटिवली चार्ज आयंस थे उनको ये क्या करने लगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, उनको ये क्या करने लगा, अपनी तरफ क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज सिस्टम को क्या किया, अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। जैसे ही नेगेटिव आयन इसके पास गया पॉजिटिव वाले की तरफ, तो उसने इलेक्ट्रॉन इससे कैप्चर किया और गैस को रिलीज कर दिया। यानी इस इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हुई, Cl नेगेटिव्स को अपनी तरफ बुलाया, इनसे इलेक्ट्रॉन लिए और इन्हें चलता कर दिया। यानी क्या बना दिया, Cl2, गैस निकाल दी। हुआ क्या, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था Cl, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिला। यानी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो उसे क्या बोलते हैं, एनोड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनोड, ये एनोड है। ठीक है, यहां क्या हुआ, Na आया, Na पॉजिटिव। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन आए होंगे नेगेटिवली चार्ज, उसको इसने कैप्चर कर लिया और इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर करके क्या बना दिया, Na बना दिया। यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला गया, तो क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे क्या बोल देते हैं, कैथोड। कल का लेक्चर याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते थे, एनोड नेगेटिवली चार्ज रोड थी, कैथोड कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज रोड थी। लेकिन आज जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा हूं, तो क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज बिहेविंग एज एनोड, दैट इज बिहेविंग एज व्हाट, दैट इज बिहेविंग एज एनोड। एनोड की तरह बिहेव कर रही है, एनोड की तरह बिहेव कर रही है। और जो नेगेटिवली चार्ज है वो कैसे करे, कैथोड। यानी साइन ऑफ इलेक्ट्रोड से हम कभी नहीं बताते
बताते कि एनोड है कैथोड पर, उस पर जो प्रोसेस हो रहा है वो डिफाइन करता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो एनोड होगी, और अगर किसी पे रिडक्शन हो रही है तो वो क्या होगी, कैथोड होगी। ये ऑलवेज याद रख लेना, चाहे सेल कोई भी हो, चाहे सेल कोई भी हो, ठीक है। अब जरा देखना इस प्रोसेस में हुआ क्या। NaCl से मैंने Cl2 गैस, ओवरऑल मैंने किया क्या है, NaCl से मैंने क्या बना दिया, Na एलिमेंटल स्टेट में प्लस Cl2 गैस को यहां से लिबरेट कर दिया है। ये मैंने काम कर दिया। ये फिजिबल प्रोसेस नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, अपने आप ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के इस काम को पॉसिबल करवा लिया। इस काम को मैंने क्या करवा लिया, पॉसिबल करवा लिया। डू रिमेंबर दिस, ध्यान से देखना। यहां पॉजिटिव आयन कौन है, Na, नेगेटिव आयन कौन है, नेगेटिव आयन कौन है, Cl नेगेटिव। तो Na के पास कोई और चॉइस नहीं थी, Na को ही क्या होना था, रिड्यूस होना था, और Cl नेगेटिव को ही क्या होना था, ऑक्सीडाइज होना था। ये नॉर्मल सी बात आप लोग समझ में आई तो फटाफट यस टाइप कर दीजिए, नहीं आई तो नो टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं। ये बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आया है, इसीलिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्या किया मैंने, मोल्टन NaCl, समझ में आया क्या सर, अकॉर्डिंग टू IUPAC उसमें क्या काम हो रहा है, हो रही है, उसे बताते हैं, आप बोलते हैं सर क्या 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 बोला जी हर्ष जी आपने, सर अकॉर्डिंग टू IUPAC IUPAC के अकॉर्डिंग उसमें क्या कम हो रहा है, काम हो रहा है, उसे बताते हैं, आप बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल, यस डेफिनेटली। अगर ऑक्सीडेशन, जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एनोड है, चाहे उस पर कोई साइन हो, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे हुआ क्या, इलेक्ट्रोड पे हुआ क्या, इलेक्ट्रोड पे Cl माइनस को बदला गया Cl2 पे, यानी उसका ऑक्सीडेशन करा गया। तो ये इलेक्ट्रोड कैसी इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है। ये बताया है मैंने हर्ष जी, ये बताया है मैंने हर्ष जी, ठीक है। जरा यहां ध्यान से देखना और समझो इस बात को, समझो इस बात को। अब इस सिस्टम में मैंने क्या किया, NaCl मोल्टन ना लेकर के एक्वस ले लिया। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर में डिसोल्व किया हुआ है। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, ठीक है, Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव है। अब देखना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस आयन को सेलेक्टिवली, किस आयन को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास दो चॉइसेस हैं, Cl नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव, इनमें से किसको सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगी, इनमें से किसको क्या करेगी, सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगी। जरा ये देखना, जरा ये देखना, किसको सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगी। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज जो ये रोड है, नेगेटिवली चार्ज जो ये रोड है, ये इन पॉजिटिव वालों में से, देखना मैंने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो इन नेगेटिव चार्ज आयन में से किसको ऑक्सीडाइज करेगी, और इधर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है इन पॉजिटिव चार्ज में से किसको रिड्यूस करेगी। इसके पास अब कंपिटिटिवनेस हो गई। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में तो फिक्स था, Na को रिड्यूस होना था, Cl को ऑक्सीडाइज होना था, Cl नेगेटिव को क्या होना था, ऑक्सीडाइज होना था। अब नेगेटिव दो आयन है, किसको होना है, किसको होना है, कैसे बताएंगे, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन के लिए अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, कंपिटिटिवनेस आ गया। और सिमिलरली रिडक्शन के लिए भी अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मुझे पता है कि Na का रिडक्शन पोटेंशियल -2.7 के आसपास होता है, लगभग, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। डेफिनेटली 0 इज अ बिगर नंबर देन दैट ऑफ -2.7, यानी H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर दो कंपिटिटिव आयन हैं तो उनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी अब इस केस में किसका रिडक्शन होगा, H पॉजिटिव का होगा, Na पॉजिटिव का नहीं होगा। H पॉजिटिव का जैसे ही रिडक्शन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, H2 बनेगा, H2 गैस यहां से निकल जाएगी। इन दोनों की बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसका क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन, और जिसका कम उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर मैं देखता हूं यहां तो मेरे को क्या पता चलता है कि Cl का ही रिडक्शन पोटेंशियल OH के कंपैरेटिवली क्या होता है, जरा सा स्लाइटली कम होता है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो Cl2 गैस निकल जाएगी। यानी इस इलेक्ट्रोड पे Cl2 निकल गया, यहां H2 निकल गया, और सोल्यूशन मेरा क्या बचा, NaOH का बच करके रह गया। NaOH
का बच करके रह गया। ये होती है कॉम्पिटिटिव एलिमिनेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। यस उसका रिडक्शन होगा, यस उसका रिडक्शन होगा। इस पे क्वेश्चन आया था, रिसेंट का क्वेश्चन है ये रिसेंट का क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया है, पहले पूछता नहीं था कभी भी। इलेक्ट्रोलिसिस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता था, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ाते थे और पढ़ते थे लोग और उसी पे क्वेश्चन आते थे। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे भी आने लगे हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, जरूर से जरूर पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी भी है। जैम में भी आया है इसका एक क्वेश्चन और 2 बार या 3 बार शायद CSIR ने पूछ लिया है, तो ये बहुत जरूरी बात है। अब ये पूछने लगा है तो आपको मालूम होना चाहिए। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूस किसे होना है? पॉजिटिव आयंस को। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस हो गया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो क्या होता है? वो रिड्यूस होना चाहता है। जिसका कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो नेगेटिव वाले में क्या देख ले कि कम किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम वो क्या हो जाएगा? वो सिंपली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बस यही तो देखना है और कुछ नहीं। इसे बोलते हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड सेलेक्टिव रिडक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक और बेहतरीन एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिली। अब इस पूरे सिस्टम को जानने के बाद, इस पूरे सिस्टम इसकी एप्लीकेशन को जानने के बाद आप इजीली बता सकते हो कौन किसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसे रिड्यूस कर सकता है, कहां ऑक्सीडेशन फेवरेबल है, कहां रिडक्शन फेवरेबल है। अगर मेरे को 2 सेल दे दिए हैं जिसमें 2 हाफ होते हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट, कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कौन रिड्यूस होना चाहेगा, ये जरा ध्यान से आप लोग अब बता पाओगे, क्योंकि आपको होपफुली आज का ये जितना मैटर अभी तक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इनिशियल जो सेल लिया था, डैनियल सेल की बात की थी, जहां मैंने ZnSO4 लिया था जिसमें जिंक को डिप किया था, और फिर मैंने क्या किया था, मैंने राइट साइड में ड्रॉ किया था क्या? एक और कंपार्टमेंट, जहां पे मैंने क्या लिया था? CuSO4 को लिया था, और इस CuSO4 के अंदर मैंने क्या किया था? Cu की ही इलेक्ट्रोड को डिप किया था, इनको आपस में कनेक्ट किया था, बीच में एक बल्ब टाइप की सिस्टम लगा दी थी, और यहां क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था? साल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। किसको इंट्रोड्यूस कर दिया था जी? साल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस कर दिया। कल हम लोगों ने इसकी पूरी फंक्शनिंग, पूरी मेकिंग सब कुछ समझी थी। तो जरा ध्यान से देखो और समझो कि Zn को ही एनोड क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है किससे? Cu से। कितना है? -0.76 वोल्ट। जबकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? Cu का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? हाँ, इस कंपार्टमेंट में Cu2 पॉजिटिव का, दैट इज 0.334 वोल्ट। तो ये याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो हमेशा क्या बनेगा? दैट विल ऑलवेज बी कैथोड, दैट विल ऑलवेज बी कैथोड एंड दैट विल अंडरगो रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दैट विल ऑलवेज बी एनोड। क्योंकि मुझे पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशन है सिर्फ ये। अभी तक मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही बात कर रहा हूं। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, आप LOAN से याद कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा? एनोडिक कंपार्टमेंट होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, A फॉर एनोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, और ये रोड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। समझ में आया क्या? फटाफट बता दो यस या नो। समझ में आया क्या? हाँ या ना, हाँ या ना, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। यानी एक सेल के अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। कौन कौन से 2 कंपार्टमेंट होते हैं जी? जरा बता दो मुझे। एक कंपार्टमेंट होता है जिसको बोलता हूं एनोडिक कंपार्टमेंट। कौन सा कंपार्टमेंट? एनोडिक कंपार्टमेंट। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या दे सकता हूं? इसी का दूसरा नाम क्या दे सकता हूं? ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल। इसे क्या बोल सकता हूं? दूसरे वाले कंपार्टमेंट को, इसको बोल सकता हूं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, सेल। या फिर दूसरा नाम क्या हो सकता है? कैथोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट। और ओवरऑल नेट सिस्टम को क्या बोलता हूं? जो ये ओवरऑल सिस्टम है इसको क्या बोल देता हूं? इसे बोल देता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे क्या बोल देता हूं जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एकदम सर परफेक्ट, वेरी गुड, यही होना चाहिए जी, समझ में आ जाना चाहिए। इसी कारण से तो हम हैं आपके साथ जुड़े हुए कि ये समझ में आ जाए। अच्छा जरा ध्यान से देखना, समझना इस बात को
कि ये सेल दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और एक रिडक्शन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये सारा खेल मैंने आज आपको समझाया। समझ में आया वर्किंग कैसे करता है, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं। आपको सेल का क्या पता चल गया, सेल वर्क कैसे करता है, सेल का क्या फंक्शनिंग है, इलेक्ट्रॉन अपर सर्किट में फ्लो करते हैं, लोअर में आयन फ्लो करते हैं, साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, साल्ट ब्रिज क्या होता है, किस मेटल के लिए कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा अगर दो मेटल दिए गए हैं, दो मेटल दो कंपार्टमेंट बता दिए गए हैं आपको, तो आपको पता हो जाना चाहिए कौन एनोड है कौन कैथोड है। अब बस हमें यह देखना है कि इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नष्ट पे जाने से पहले बेसिक का एक यही चीज बची है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन से जस्ट पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करूंगा। इसको मैं 2 बार डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के अंदर, लेकिन पहली बार बहुत बेसिकली डिस्कस करूंगा, दूसरी बार थोड़ा फास्ट वे से डिस्कस करूंगा। पहले जो डिस्कस करूंगा वो कंस्ट्रक्शन प्लस देयर रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट विल बी रिगार्डिंग व्हाट, जरा ध्यान से देखना इस बात को। हाफ सेल, या फिर आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ हाफ सेल, टाइप ऑफ हाफ सेल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ हाफ सेल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। पहले हाफ सेल समझ लेते हैं और उसके बाद हम कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन समझ ही जाएंगे। कोई खास बड़ी बात नहीं, उसमें छोटे से रूल है। जरा देखो, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला टाइप ऑफ हाफ सेल जो हम पढ़ते हैं दैट इज मेटल आयन हाफ सेल, हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल का मतलब क्या है, जरा ये देखो। जैसे फॉर एग्जांपल डैनियल सेल, ये मेटल है जो इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो ऑफ द सेम मेटल, दैट इज ऑल्सो ऑफ द सेम मेटल। तो इस हाफ हिस्से को क्या बोलता हूं, मेटल आयन हाफ सेल। सिमिलरली जो दूसरा हाफ है उसमें भी क्या है, मेटल यूज किया गया है एज इलेक्ट्रोड, और उसी मेटल का जो आयन है वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसको भी क्या बोलता हूं, मेटल आयन हाफ सेल। यानी एक सेल के अंदर, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दोनों के दोनों कंपार्टमेंट जो हो सकते हैं वो एनोडिक हो चाहे वो कैथोडिक हो, वो मेटल आयन हाफ सेल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी टाइप है, पर पर्टिकुलरली जो मैं बात यहां बताने जा रहा हूं कि मेटल आयन टाइप का जो भी हाफ सेल होगा वो एनोड की तरह भी यूज हो सकता है और वो कैथोड की तरह भी यूज हो सकता है। मैंने आपको एक केस बताया था, जिंक का ही अगर मैं सिस्टम Li के साथ लेने लगूं, दूसरे कंपार्टमेंट में Li ले लूंगा तो क्या होगा, अब वो एनोड हो जाएगा या कैथोड हो जाएगा, ये बात आप लोगों को मालूम है। यानी जो भी टाइप ऑफ हाफ सेल है वो एनोड की तरह भी यूज हो सकती है और कैथोड की तरह भी यूज हो सकती है। एनोड में अगर यूज होगी तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज, और अगर कैथोड की तरह यूज होगी तो उसका क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। और इन्हीं प्रोसेस के बेस पे हम उनका रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। वन कंपोनेंट में नहीं हो सकता है जी, ये भी कल आप लोगों से डिस्कस किया तो था मैंने, जहां लिक्विड जंक्शन की हम बात करेंगे आगे मैंने बताया था ब्रीफ इंट्रोडक्शन में विकास जी कि लिक्विड जंक्शन की हम बात करेंगे तो हमने कहा था कि वन कंपार्टमेंट में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वन कंपार्टमेंट में नहीं हो सकता। उसका एक ब्रीफ आइडिया दिया था। अब जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा विकास जी तो आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा और ध्यान से आप लोगों को वो समझाऊंगा। जरा देखना, मेटल आयन हाफ सेल वन कंपार्टमेंट में हो सकता है, आपके क्वेश्चन आंसर है कि यस हो सकता है। जरा ध्यान से देखना, मेटल आयन हाफ सेल, बट वहां हम क्या यूज करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम का यूज करते हैं। अच्छा जरा देखो, मेटल आयन हाफ सेल, इट कैन बी यूज्ड एज बोथ, एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं, कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ए जो पार्ट में ले रहा हूं दैट इज इफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह यूज हुई तो एनोड की हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड की तरह यूज हुई तो हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन। जरा देखना हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी एनोड की। एनोड पे मुझे पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या फिर मैं कह सकता हूं अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ की तरह यूज हुआ तो एनोड पे कैसा रिएक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा जी, मेटल जो है वो जाएगा किसमें, Mn पॉजिटिव में, और n इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा। यही तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा देखो मेटल जो होता है जनरली इलेक्ट्रोड में सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो आयंस होते हैं मेटल के वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होते हैं, यानी डिफरेंट फेज में होते हैं। एक सॉलिड है, एक लिक्विड फेज में है, एक सॉलिड में है, एक लिक्विड फेज में है। तो इसको प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग m देन अ स्लैश एंड देन mn
पॉजिटिव। मतलब क्या कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम रीड करेंगे। पहली बात, मेटल चेंज हुआ किसमें, मेटल चेंज हुआ किसमें, Mn पॉजिटिव में। अगर N पॉजिटिव में चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ये यहां से क्लियर होता है। ये जो डंडा है, ये जो स्लैश है, स्ट्रेट स्लैश, ऐसे करेक्ट इंग्लिश में बोला जाए तो पाइप बोलते हैं इसे। ये जो पाइप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट दैट दीज टू आर इन डिफरेंट फेज। मेटल बन जाता है, यानी कैसी रिएक्शन हो रही होगी कि मेटल के आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे और इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा और ये मेटल बन रहे होंगे। आयन कहाँ है, एक्वस फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि मेटल किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कि अब ये Mn पॉजिटिव जो गए हैं वो किस में गए हैं, M में। और ये डंडा क्या दिखा रहा है, फेज डिफरेंस। फेज का डिफरेंस बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फेज में है। लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है कि ये ट्रांसफर हुआ है किसमें, इसमें। दैट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन has occurred। अमन शाक्या जी प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, प्लीज डू रिफ्रेश। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग इजीली आप आंसर कर सकते हो। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से आपके CSIR के लिए, गेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके तुरंत बाद क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ जाओ कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, और हाफ सेल है क्या और हाफ सेल बना कैसे है। ये हाफ सेल कैसे बनते हैं, जनरली एक बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हैं और उसी मेटल की रोड उसमें डाल देते हैं। दैट इज हाउ दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। याद रखना इस बात को। सेकेंड टाइप की जो आपको देखने को मिलती है, कोई भी हाफ सेल, दैट इज गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल। आप लोगों को अगर ये ढंग से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन देखते ही फटाफट खत्म कर दोगे। जिसको सेल रिप्रेजेंटेशन आ गई, हाफ सेल फुल सेल रिएक्शन आ गई, वो कभी इलेक्ट्रॉन में मार नहीं खा सकता, कभी उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, नेवर। ये गारंटीड बात है, इसको समझ लेना, ध्यान से समझना इस बात को जरा ढंग से। गैस आयन हाफ सेल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, और इसे कंस्ट्रक्ट किया कैसे, ट्रांसफर करे, यानी यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाए, किस तक, इस H पॉजिटिव जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इस तक, या फिर इस गैस तक H2 तक। उस मीडियम का यहां कोई एग्जिस्टेंस आपको अभी तक नजर नहीं आ रहा होगा। उस मीडियम के लिए, उस सरफेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम वायर को। रीजन दो है। पहली बात, प्लेटिनम वायर जनरली कैसी रहती है, इनर्ट, रिएक्शन नहीं करती है गैस के साथ या इस लिक्विड के साथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर इलेक्ट्रॉन डिलीवरी। कैसे, इलेक्ट्रॉन या तो यहां इस सरफेस से कोई लेगा, फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव, अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन आया है, किसी ने दिया है इसको, रिडक्शन अगर यहां हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, अगर रिडक्शन होगा तो क्या होगा, H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस पे जाकर के लेगा, सरफेस प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, या फिर कोई गैस जो आई है वो इस पे अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाएगी, यानी लेन देन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कहां होगा, इस सरफेस पे होगा, और वो सरफेस कौन प्रोवाइड कराएगा, पीटी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये इनर्ट है। पीटी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पीटी जनरली क्या है, इनर्ट है। इस टाइप की इलेक्ट्रोड हमें देखने को मिलती है गैस आयन हाफ सेल। जरूरी नहीं है H2 की हो, काफी अलग अलग गैसेस की भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2, Br2, दे आर आल्सो फाउंड इन गैस फॉर्म। सर एक बार फिर से ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप, बफरिंग हो गई थी, कौन सा एक्सप्लेन करना है जी, बता देना। व्हाट इज हाफ सेल सर? अरे विकास जी, हाफ सेल बेसिकली व्हाट, एक कोई भी एक सेल है, कोई भी सेल है, उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं हमारे। कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन कंपार्टमेंट का। एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन चल रहा है, एक में रिडक्शन चल रहा है। जिस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोड पे होता है। कल मैंने बहुत डिटेल में, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था, 2 घंटे लगाए थे इस बात को समझाने में। फिर भी मैं आपके लिए एक बार दोबारा बता देता हूं, आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। श्योरली आपने शायद वो लेक्चर नहीं देखा है, इसलिए आप ये पूछ रहे हैं। हाफ सेल का मतलब क्या है, किसी भी सेल का वो हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए। क्योंकि जनरली जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की बात नहीं करते, हम इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एक पर रिडक्शन होता है। जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ है, जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हाफ है। इसके हिसाब से हम सेल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। यही है हाफ सेल। सर एक बार फिर से, सर
गैस आयन सेल एक्सप्लेन कर दीजिए वापस प्लीज सर। गैस आयन सेल पार्ट प्लीज रिपीट सर, बफर हो गया था। ओके जी कर देता हूं, कुछ नहीं है, देख लो एक चैम्बर है ग्लास का, ग्लास के चैम्बर में दो होल किए गए हैं, एक अपर होल है एक साइड में होल है। साइड के नीचे इस ग्लास चैम्बर में नीचे क्या लिया जाता है, कोई ऐसा लिक्विड लिया जाता है जिसमें आयन हो। कौन सा आयन हो, ऐसा आयन हो जो इस गैस का आयन हो, इसी गैस का। फॉर एग्जाम्पल H2 लिया है तो H पॉजिटिव आयन कंटेनिंग कोई भी लिक्विड इसमें भर दूंगा। Cl2 लूंगा तो Cl नेगेटिव आयन कंटेनिंग लिक्विड कोई भी इसमें भर दूंगा। इस टाइप का लिक्विड में भरूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर को यूज किया जाता है, हैविंग ए थिक प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम वायर को यूज करने का रीजन क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोड एज सच ले लूंगा तो कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है। इलेक्ट्रोड का मतलब ही मैंने आपको कल समझाया था जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करे, जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आए, तभी इसे इलेक्ट्रोड बोला जाता है। अब इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जहां पे इलेक्ट्रोड आकर के स्टे कर पाए, कोई सॉलिड सरफेस इधर नहीं है। वो सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम प्लेटिनम को यूज करते हैं। प्लेटिनम क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करता है इस आयन को कि आयन यहां आए, और अगर कहीं बाहर से दूसरे हिस्से से अगर ये क्या कर रहा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट है तो यहां रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो कोई इसको इलेक्ट्रॉन अपने देगा, वो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस सरफेस पर रहेंगे और हाइड्रोजन आकर के इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, H पॉजिटिव आकर के। या फिर क्या हो कि ये गैस जो आई है ये इसके जैसे ही कांटेक्ट में आए अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, और अपने इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करे, H पॉजिटिव बना दे, और उन इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, फर्दर सेंड कर दे, अगर ये एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो। इस टाइप की इलेक्ट्रोड को कहा जाता है गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में है क्या, बेसिकली कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन में आपने एक ग्लास का चैम्बर लिया है जिसमें प्लेटिनम वायर को लटका दिया है, एक तरफ से गैस के एंट्री पॉइंट है, नीचे आपने क्या किया है, ऐसा कोई भी सिस्टम लिया है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लिया है जहां उसी गैस का कोई ना कोई आयन हो, चाहे पॉजिटिव आयन चाहे नेगेटिव आयन। डू रिमेंबर दिस, ठीक है जी। पीटी को सिलेक्ट करने का कारण पहली बात इट इज इनर्ट, तो ये जनरली रिएक्ट नहीं करता है, बहुत इनर्ट माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्ट्रॉन डिलीवरी, और यू कैन करेक्टली से इट एज फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कोई ना कोई सरफेस ऐसा होना चाहिए जहां आयन इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहे हैं। होपफुली हर्ष जी और सुश्री जी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखो, यानी कोई भी इलेक्ट्रोड दो टाइप से बिहेव कर सकती है, उस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उस पर रिडक्शन भी हो सकता है, यानी वो एनोडिक पार्ट भी हो सकती है। अगर ये एनोडिक पार्ट है या एनोड की तरह बिहेव कर रही है तो यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि H2 जो गैस जिसमें इनिशियली हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो किस में जाएगा, H पॉजिटिव में जाएगा, और अगर ये H पॉजिटिव में जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर किसी भी इलेक्ट्रोड में सिर्फ गैस और आयन है, या पर्टिकुलरली सिर्फ आयन है, गैस है या आयन है, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन जरूर देना होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए यूज हुए हैं। यानी यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए कौन सा सरफेस यूज हुआ है, पीटी, तो पीटी को आपको रिप्रेजेंटेशन में शो करना ही पड़ेगा। IUPAC का रूल है। और एक कैसे शो होता है, पहले सबसे पहले हम सरफेस मेंशन करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो पीटी को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोसेस क्या हुआ, H2 गया है किसमें, H2 गया है किसमें, H पॉजिटिव में, और ये स्टार डाल करके लिख लेना कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये कभी भी रिप्रेजेंटेड नहीं होते, रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। इन कोफिशिएंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी पोटेंशियल पे, किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। यानी एनोडिक पार्ट का रिप्रेजेंट कैसे होगा, पीटी रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, पीटी के जस्ट बगल में कौन आएगा, जो भी गैस यूज हुई है वो हमेशा किसके बगल में आएगी, पीटी के बगल में आएगी। डू रिमेंबर दिस, लिख लो ये बात, गैस विल बी क्लोज टू पीटी, गैस विल बी क्लोज टू पीटी। ऑलवेज डू रिमेंबर दिस, पीटी को शो करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जनरली गैस या आयन के केस में पीटी की पोजीशन बताती है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। ये प्रोसेस कई बार आपको उल्टे पुल्टे लिखे भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ और सेट ऑफ रूल हैं, जब सेल रिप्रेजेंटेशन पे अभी पहुंचूंगा तो और बताऊंगा। ये ध्यान रखना इतनी सी बात की रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि यही इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करे, ये तो फर्स्ट केस था। बी केस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करे, एज
कैथोड। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी तो उस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, ये जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव प्रेजेंट है इसका होगा। कहीं से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, H पॉजिटिव इस Pt के पास आएगा और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। तो यानी क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव विल कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव H2, देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी रिडक्शन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन गया है, रिडक्शन हुआ है। कैसे शो करना है, ऑलवेज रिमेंबर क्या प्रोसेस हुआ, H पॉजिटिव चेंज हुआ किसमें, H2 क्या है, गैस है जी, और गैस के बगल में हमेशा क्या रहेगी, Pt रहेगी। सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन इफ दिस इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट एज कैथोड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया रिप्रेजेंटेशन। अगर एनोड की तरह है तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ऐसी होगी। कैथोड की तरह है तो कैसी होगी, ऐसी होगी। ये रिएक्शन कौन सी है, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल, हाफ सेल, हाफ सेल, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोड आपको मिलती है दैट इज थर्ड टाइप। थर्ड टाइप की कौन सी मिलती है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, एनायन इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विचित्र है। सेल रिप्रेजेंटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। जरा देखो, इसको समझो। आज का ये बेसिक लेक्चर है और इसके बाद बेस खत्म हो जाएगा। बेस बड़ा मजबूत कर लेना, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा मैं। थोड़ा सा हल्का सा 5-7 मिनट ऊपर हो सकता है लेक्चर, तो उसके लिए रेडी रहना। अच्छा, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड होता क्या है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के अंदर, उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए जरूर से जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड आपको काफी जगह देखने को मिलेगी। देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मैंने एक चैम्बर लिया जिसमें मैंने सॉल्यूशन भर दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। किसका, KCl। एनाइनिक पार्ट इसमें क्या है, एक्वस, यानी यहाँ क्या प्रेजेंट है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही प्रेजेंट है। फिर मैंने क्या किया, एक रोड ली, किसकी, कोई भी मेटल मान लेते हैं हम, यहां मान लेते हैं Ag की इलेक्ट्रोड ली, और इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक पेस्ट चिपका दिया, थिक पेस्ट, जितना ही डीप हुआ है उस पे एक पेस्ट चिपका दिया, थिक पेस्ट चिपका दिया, किसका, AgCl का। ठीक है। एंड AgCl इज जनरली वेरी लेस सोल्यूबल, बहुत ही कम सोल्यूबल होता है, किसमें, हमारे एक्वस सिस्टम में कम सोल्यूबल है। अब अगर ये कम सोल्यूबल है तो Ag सॉलिड फॉर्म में, AgCl कैसे रहेगा, सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में ज्यादातर। Ag भी कैसा रहेगा जी, Ag भी आपका सॉलिड ही रहेगा। साथ ही साथ KCl कैसा रहेगा, KCl आपका एक्वस रहेगा, ये याद रख लेना। यानी हुआ क्या, Ag मेटल का AgCl इनसोल्यूबल साल्ट और Cl नेगेटिव एनाइन, AgCl का एनाइनिक पार्ट कौन है, Cl नेगेटिव। इस टाइप के इलेक्ट्रोड को कहा जाता है मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रॉन, या फिर डायरेक्ट मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन समझ में आई तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हाफ सेल रिएक्शन है। अब अगेन ये इलेक्ट्रोड भी दो तरीके से यूज हो सकती है, या तो ये एनोड होगा या कैथोड होगा, या तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा या इस पे रिडक्शन होगा। ये बात आप लोगों को मालूम है। अगर ये इलेक्ट्रोड यूज होती है एज एनोड, मतलब इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द हाफ सेल रिएक्शन, क्या होगी हाफ सेल रिएक्शन, जरा वो बता दीजिए मुझे, जरा वो बता दीजिए। हाँ मुझे फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से मुझे इसकी एज एनोड की हाफ सेल रिएक्शन बता दीजिए, फटाफट बता दो मुझे इसका एज एनोड का हाफ सेल रिएक्शन। काफी लोग कहोगे कि ये ऐसा होगा जी, Ag जो होगा ना वो Ag पॉजिटिव में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ऐसा कहोगे, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल था,
ये जब पॉसिबल था जब मेटल और आयन की इलेक्ट्रोड ली थी, जहां एक्वस सॉल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में था किसके, मेटल के। फॉर एग्जांपल जिंक की मेटल थी, Zn पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये यहां घूम रहे थे, तो और Zn डायरेक्टली इस लिक्विड में आ सकते थे, सोल्यूबल थे, इजीली आ जाते थे। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में Ag नहीं है, और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में Ag नहीं है तो क्या देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा कि इतना इजी ऑक्सीडेशन Ag का नहीं हो पाएगा, और अगर होगा भी तो Ag तुरंत सॉल्यूशन में एज Ag पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। कभी भी इसकी हाफ सेल रिएक्शन ये नहीं होती। अगर कोई आपको ये बता रहा है तो वो बात गलत है, क्योंकि ये बात आप जानते हो कि यहाँ इनसोल्यूबल साल्ट का एक पेस्ट लगा हुआ है, कांटेक्ट ही नहीं है, और कांटेक्ट नहीं है तो Ag पॉजिटिव में जाकर के इस लिक्विड में कैसे आएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर हुई ये बात, समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर होगी, पहले मुझे फटाफट इस बात का रिएक्शन दो, इस बात पे हाँ या ना लिखो। अगर हुई है तो वैलेंट गुड, वरना इसी को और एक्सप्लेन करता हूं। क्या कहा है मैंने, जरा ध्यान से देखना। मेटल आयन के केस में क्या होता था कि जिंक फटाक से क्या करता था, ऑक्सीडाइज होकर के अपने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर वायर के थ्रू भेज देता था और Zn पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जाता था। पर अब ये Ag की रोड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इस सॉल्यूशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर ऑक्सीडाइज ये होता है तो किस तरीके से होगा, ये Ag पॉजिटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। यहां तो स्टेबलाइज हो रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है तो घिर रहा है काफी सारे नेगेटिवली चार्ज आयन से। क्लियर है या नहीं? फटाफट मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, फटाफट मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं। यानी ये हाफ सेल रिएक्शन नहीं होगी, दिस विल नॉट बी द हाफ सेल रिएक्शन। इसके लिए ये हाफ सेल रिएक्शन नहीं होगी। यस या नो, जल्दी से मुझे जवाब दे दो, जल्दी फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए। जितना जल्दी जवाब दोगे उतना जल्दी आगे बढ़ूंगा, जितना जल्दी जवाब दोगे जी उतना जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फटाफट फटाफट आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चंचल जी आप प्लीज एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए, अगर हो रहा है तो वैलेंट गुड। किसी और का भी बफर हो रहा है तो प्लीज बता दीजिए। क्लियर हुआ ये बात? चैट ही नहीं आ रही है इधर अभी। ओके हाँ आया। प्लीज इस बात को फटाफट बता दीजिए मुझे कि ये आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके। आई होप कि क्लियर है, आई होप कि क्लियर है, आई होप कि क्लियर है। ओके यस, नो सर प्लीज रिपीट इट अगेन, बफरिंग हो रहा था। ओके जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जैसे मेटल आयन के केस में हम लोग क्या बोलते थे कि जिंक अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो Zn पॉजिटिव में टूटा और ये कहां चला गया, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में इसे अपोजिटली चार्ज सिस्टम मिला, थोड़ा बहुत क्या हो गया, ये स्टेबलाइज हो गया। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि मेटल इनसोल्यूबल साल्ट आयन इलेक्ट्रोड के केस में क्या किया है, इनसोल्यूबल साल्ट का पेस्ट इसके चारों तरफ चिपका दिया है और फिर इस इलेक्ट्रोड को क्या किया है, एक सोल्यूशन में डिप किया है। किसमें डिप किया है, जहां काउंटर आयन के पॉजिटिव है पर एनायनिक पार्ट सेम है, जो इस इनसोल्यूबल साल्ट का एनायनिक पार्ट है। इनसोल्यूबल साल्ट क्या है, AgCl का एनायनिक पार्ट। AgCl सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में जब भी कोई सिस्टम होगा, सॉलिड फॉर्म में जब भी कोई सिस्टम होगा उसमें आयंस प्रेजेंट जरूर होंगे लेकिन टाइटली हेल्ड होंगे। वो इतना इजी मूवमेंट नहीं दिखा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को जा करके फटाक से गेन नहीं करते हैं, ना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब कर देते हैं जब उसके कॉन्टैक्ट में कोई लिक्विड हो तो फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज करके वो लिक्विड में आयन आ जाता है, आयन टूट करके लिक्विड में गिर जाता है और वो सराउंडिंग से क्या होता है, स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जरा ये देखना, यहां अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैंने कहा कि एनोड की तरह जब ये होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए हमें जो रिएक्शन बताया क्या पता है, Ag टूटता है किसमें, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में। तो मैंने क्या कहा कि ये रिएक्शन गलत है, कभी भी इसके लिए रिएक्शन मत लिख देना, क्योंकि Ag पॉजिटिव में अगर हो गया चेंज तो वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा, उसे कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो ऐसा आयन बनना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो यहां ऑक्सीडेशन होगी कैसे और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और ये ऑक्सीडेशन तो शो करता है पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सिस्टम्स के लिए। आज सेकंड लेक्चर है, यस आज सेकंड लेक्चर है जी। सर बफरिंग हो रही है जी, फटाफट इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। वीडियो बफर हो रही है, डोंट वरी, जल्दी से जल्दी खत्म करता हूं। इसके बाद एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और है और फिर सेल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। आज सेल रिप्रेजेंटेशन तक ही कर लेंगे। जरा ध्यान से देखना, आज अगर बफरिंग हो रही है, कल कोशिश करेंगे कि नेटवर्क इशू आपका सोल्व हो जाए। ऐसे इलेक्ट्रोड्स के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। फॉर सच इलेक्ट्रोड वी यूज व्हाट, वी यूज इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग टेक्निक। ड्रॉपिंग
टेक्निक, इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग टेक्निक का मतलब एक मेथड है जिससे हम बता सकते हैं कि कैसे इसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जरा देखना, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसका लिखते हैं रिडक्शन पार्ट, यानी अगर ये वर्क करता है एज कैथोड, अगर ये एज कैथोड वर्क करेगा तो वहां क्या होगा जी, रिडक्शन होगा। और अगर रिडक्शन होगा तो कैसे रिडक्शन होगा, वो कैसे हम बता पाते हैं, जरा ये भी ध्यान से देख लो। Ag जो Cl है, AgCl, अब जब रिडक्शन हुआ है तो क्या हुआ होगा, डेफिनेटली कहीं और से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इस रोड से होते हुए इस AgCl तक पहुंचे होंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है AgCl के पास क्या है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कौन कैप्चर कर लेगा, Ag पॉजिटिव क्या बना देगा, Ag बना देगा, और प्लस में Cl नेगेटिव को निकाल देगा। ये Ag यहीं की यहीं रोड में चिपक जाएगा, Cl टूट करके सॉल्यूशन में आ जाएगा। इजी, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग टेक्निक। यानी फर्स्ट इमेजिन कि कोई इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो गया है, इस पे आ गया है कहीं से, और ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपको क्या मिल गई, रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज नोन एज हाफ सेल रिएक्शन, और ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब आप एनोड को इजीली रिएक्शन बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन कैसा हुआ होगा। फॉर ऑक्सीडेशन टू अकर, यानी अब इस सिस्टम में जब रिडक्शन हुई तो Cl नेगेटिव बड़े होंगे, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ होगा, ऑक्सीडेशन होने के लिए भी क्या हुआ होगा जी, Ag पे, ये जो एक्स्ट्रा Ag है इस पे किसने रिएक्ट किया होगा, इस पे रिएक्ट किया होगा Cl नेगेटिव ने, और उसके रिएक्शन से क्या बना होगा जी, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। दैट मींस दिस विल बी द रिएक्शन फॉर एनोडिक कंपार्टमेंट। हो क्या रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। एनोड में जब होगा तो ये हाफ सेल रिएक्शन होगी। दिस विल बी द हाफ सेल रिएक्शन। आपको हाफ सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए। कोई भी बच्चा, खास करके जो मेरी क्लास में पढ़ा है, वो अगर ये रोड आ गई है इस टाइप की, कोई भी मेटल इनसॉल्युबल सेल्ट आयन इलेक्ट्रोड आ गया है, तो कहीं ये मत लिख के आ जाना कि Ag गया जी, Ag पॉजिटिव में प्लस दे दिया इलेक्ट्रॉन, ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को ये बात जरूर से जरूर पता होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा जो इस क्लास में पढ़ा है वो ये गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने आपको समझाया क्यों, क्योंकि ये जो Ag पॉजिटिव बनता है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग टेक्निक करते हैं, पहले इसे कैथोड की तरह इमेजिन करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन आया, रोड से होता हुआ AgCl में गया, तो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज Ag ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया नेगेटिव, और कैसे चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl नेगेटिव को भेज दिया किधर, इस लिक्विड के अंदर। फिर इस लिक्विड से Cl ने क्या किया है, तुरंत अटैक किया है उस न्यूली फॉर्म्ड Ag पे, और अटैक करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, और इस अपोजिट रिएक्शन से क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, एनोड की तरह बिहेव करता है। डू रिमेंबर AgCl का फॉर्मेशन, दिस इज द हाफ सेल रिएक्शन। जब ये एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह क्या होगा, यूज होगा तो। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, हाउ विल आई रिप्रेजेंट इट, तो ध्यान देना, Ag इलेक्ट्रोड है, Ag गया किसमें है, AgCl में, और साथ ही साथ यहां किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किसके थ्रू रिएक्शन हुई है, Cl नेगेटिव की। हाँ जी तपस, हमारे आज सेकेंड लेक्चर है जी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया दोनों का, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसी का दूसरा एग्जांपल दूं क्या, इसी का दूसरा एग्जांपल भी देता हूं, रुको, इसी का सेकंड एग्जांपल। अगर मैं बात करूं किसका, एग्जांपल 2 उसी का, मेटल आयन का, Hg2Cl2 Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैसा, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड कैसे बनती है, एक बीकर लेते हैं, पारा Hg आपको पता है सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड सी फॉर्म में होता है, तो सबसे नीचे क्या भर देते हैं, Hg को फिल कर देते हैं, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक लेयर डाल देते हैं किसकी, सॉलिड Hg2Cl2 की, और ऊपर एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया जाता है किसका, फॉर एग्जांपल KCl का, जिसका एनायनिक पार्ट सेम हो। दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्टेड। और इसमें एक प्लेटिनम वायर को लटका दिया जाता है, किसको, PT वायर को। अब जरा ध्यान से देखना, हाउ विल दिस बिहेव, अगेन इट कैन ऑल्सो बिहेव एज कैथोड,
ये कैथोड की तरह भी काम कर सकती है। जब कैथोड की तरह काम करेगी तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग टेक्निक को यूज करेंगे। ड्रॉपिंग टेक्निक में क्या करना है, जो साल्ट है इनसोल्यूबल साल्ट, उस पे बस आपको किसको रिएक्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट कराना है। इलेक्ट्रॉन इस पर ड्रॉप करना है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आया है और इसे मिल गया है, बस इतना ड्रॉप करना है। जैसे ही ड्रॉप करोगे आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम, जो Hg पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और क्या बनाएगा, 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव। इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, एनोड का रिएक्शन होगा। और एनोड में क्या होगा, यहां हुआ क्या, +2 से 0 में गया है, रिडक्शन हुआ है। एनोड इसका जस्ट रिवर्स, मतलब क्या करना होगा मुझे, 2Hg जो है मेरा, उस पे क्या होगा, 2Cl नेगेटिव रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन से क्या बनेगा, Hg2Cl2 प्लस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस विल बी द हाफ सेल्स रिएक्शन। क्या होंगी ये, हाफ सेल रिएक्शन होंगी, हाफ सेल रिएक्शन होंगी। और इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, फॉर एनोड रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, Hg 0 से कहां गया है, +2 पे, और बनाया क्या है देखना, Hg गया किसमें, Hg2Cl2 में विद द हेल्प ऑफ Cl नेगेटिव, दैट्स इट। और कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Hg2Cl2 गया है किसमें, Hg में विद द हेल्प ऑफ Cl negative, with liberation of Cl negative. That is how we are going to represent these two halves. ऐसे हम इनको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे चलता हूं। लास्ट टाइप, बिल्कुल लास्ट टाइप, बिल्कुल लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे चलता हूं, बिल्कुल एंड लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो जी, इसको भी समझ लो, आखिरी है ये, इसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन पे चल पड़ेंगे। इसके बाद इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोड का एक बहुत फेमस नाम है जो Hg बताया है मैंने, कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसे, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, लास्टली इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल यानी अगर किसी एक ही कंटेनर में, एक ही सॉल्यूशन में किसी मेटल के अब 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन में हम जनरली पीटी वायर का यूज करते हैं फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, हाफ सेल, ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अगर एनोड की तरह काम करेगा तो एनोड मतलब क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। बहुत सिंपल है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है वो किस में कन्वर्ट होगा, हाइयर में कन्वर्ट होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, Fe2 पॉजिटिव गया है किसमें, Fe3 पॉजिटिव में। डू रिमेंबर गैस और आयन के केस में यहाँ कोई भी और सिस्टम नहीं है, मेटल कोई यूज नहीं हुआ है, तो वहां हमें पीटी भी शो करना पड़ता है। दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनोड। अगर कैथोडिक पार्ट की तरह ये बिहेव करता है तो कैसा रिएक्शन देगा, डेफिनेटली जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन है वो चेंज होगा किसमें, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट विल चेंज टू लोअर ऑक्सीडेशन आयन। ठीक है, Fe3 चेंज होगा किसमें, Fe2 में। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, Fe3 गया है Fe2 में और वायर कौन सी यूज की गई है, पीटी। दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल रिएक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने आप लोगों को यहां बताया, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। आज के इस लेक्चर का एंड टॉपिक यानी अंतिम टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज गोइंग टू बी द सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन गवर्न्ड बाय IUPAC। किसके द्वारा गवर्न की जाती है, IUPAC द्वारा। इन्होंने कुछ रूल दिए हैं, सेट ऑफ रूल्स जो आप लोगों को याद करने हैं। वो कौन कौन से याद करने हैं, सबसे पहला रूल कहलाता है ABC रूल। ABC रूल का मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपको किस ऑर्डर में सेल को रिप्रेजेंट करना होता है, लेफ्ट साइड पे हमें लिखना होता है एनोड को, देन वी हैव टू रिप्रेजेंट द ब्रिज एंड लेटर वी हैव टू रिप्रेजेंट कैथोड। लास्टली हमें किसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है जी, कैथोड को।
लास्टली हमें किसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है जी, कैथोड को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल इज मेटल आयन will be close to bridge means salt bridge, will be close to salt bridge। मेटल आयन किसके क्लोज होगा, salt bridge के क्लोज होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट PT will be represented PT will be represented if gas is present in the system, gas और just ion, सिर्फ ions हो, gas और just ions are present in cell, are present in cell। In such cells position of PT will determine whether oxidation or reduction is taking place, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये पीटी की पोजीशन डिफाइन करेगी, नथिंग एल्स विल डिसाइड दैट, नथिंग एल्स विल डिसाइड दैट। फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल इज कोफिशिएंट आर नॉट shown in cell representation। कोफिशिएंट हम कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में शो नहीं करते हैं, वी नेवर शो व्हाट कोफिशिएंट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रूल इज H2O is never represented, H2O is never represented in cell representation। कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में वाटर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई सेल रिएक्शन दे दी जाए, सेल रिएक्शन दे दी जाए, आपको कहा जाए कि Zn ने रिएक्ट किया है किसके साथ, CuSO4 के साथ, और बना दिया है ZnSO4 प्लस Cu, इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ता है कि इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के अंदर कहां कहां ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां रिडक्शन हुआ है, देखना। उसके लिए क्या करो, बस ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो आप सभी के सभी मेटल्स की। एक और इंपॉर्टेंट रूल आप लिख सकते हो, काउंटर आयन जो है, काउंटर आयंस दोज आर नॉट रिप्रेजेंटेड, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ ही नहीं, कोई भी चेंज नहीं हुआ उनमें, उनको हम कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं करते। अब मुझे मालूम पड़ा क्या कि Zn का हुआ है ऑक्सीडेशन और Cu का हुआ है जी रिडक्शन, Cu का क्या हुआ है जी, रिडक्शन हुआ है। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ABC रूल मुझे पता है, सबसे पहले एनोड लिखना है, फिर ब्रिज, और फिर क्या लिखना है, कैथोड लिखना है। एनोडिक कंपार्टमेंट, ये पहली बात तो कौन सी हाफ सेल्स हैं यहाँ, तो ये कौन सी हाफ सेल है, यहाँ पे जो हाफ सेल यूज हुई है दोनों ही, वो कौन सी हुई है, मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन में जब एनोड की तरह कोई मेटल यूज होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले मेटल को, फिर वो जिसमें चेंज हुआ है उसको, एनोड लिख दिया मैंने। फिर ब्रिज को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं टू पैरेलल लाइंस, दीज टू पैरेलल लाइंस मींस इट इज अ सॉल्ट ब्रिज। लेटर ऑन व्हाट वी विल यूज इज, वी विल यूज Cu, 2 पॉजिटिव गया है किसमें, Cu में। ये भी मुझे पता है कैथोड की तरह जब मेटल आयन यूज होती है तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल लाइन क्या दिखाती है, फेज डिफरेंस, ये भी फेज डिफरेंस, और डबल लाइन क्या दिखा रही है, साल्ट ब्रिज।
डबल लाइन क्या दिखा रही है जी, साल्ट ब्रिज दिखा रही है। ये बहुत बेसिक है, ये रिप्रेजेंटेशंस अब नहीं पूछता है, इतने बेसिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछता है। मैं आपको कुछ एडवांस रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा एडवांस रिप्रेजेंटेशन तक लेकर के जाऊंगा। जो गेट के पूछे हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा। अब मुझे पहले आप बस एक चीज़ का जवाब दे दीजिए कि आपको लेक्चर में अभी कुछ 3 पॉइंट का लास्ट पार्ट रिपीट प्लीज, रिफ्रेश करना है, स्टिल नॉट वर्किंग। थर्ड पॉइंट का थर्ड पॉइंट में लास्ट पार्ट लिखा है कि पोजीशन ऑफ पीटी, पीटी किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो वो बताएगा कि